हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, मेटल एंड नॉन मेटल की। इससे पहले हम लोग ने देखा था एसिड, बेस एंड साल्ट। तो शुरू करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल एंड नॉन मेटल में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टेट्स की बात करूं अगर, तो मेटल जो है जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट एंड नॉन मेटल आपको सॉलिड में भी मिल जाएगा, लिक्विड में भी मिल जाएगा, गैस में भी मिल जाएगा। सॉलिड में आपको कार्बन, फास्फोरस, लिक्विड में आपको ब्रोमीन, एक नॉन मेटल है बट फॉर्मिंग लिक्विड स्टेट। गैस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल है ना। मेटल जो है जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे एक्सेप्शन मरकरी, Hg एंड गैलियम। Hg और गैलियम जो है ये सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, मेटल है लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं होता है। दूसरा, अगर दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करूं अगर मैं, तो है हार्डनेस और सॉफ्टनेस की अगर मैं बात करूं, तो मेटल जो है, मेटल्स आर हार्ड एंड नॉन मेटल जो है सॉफ्ट होते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। सारे मेटल हार्ड नहीं होते हैं, जैसे मरकरी, गैलियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब जो है सॉफ्ट होते हैं, मेटल होने के बावजूद भी सॉफ्ट होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल जनरली तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड वहां पर हार्ड होते हैं और इनफैक्ट हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। नॉन मेटल होने के बाद भी ये हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है अब तक का। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज रही। तीसरी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है मेटल का, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका एक्सेप्शन है कुछ, एक्सेप्ट मरकरी मेटल है बट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका लो होता है। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अगर मैं इसका एक्सेप्शन की बात करूं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बहुत है, याद रखना होगा आपको। जैसे बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, ये सब नॉन मेटल है, उसके बावजूद भी इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होती है। अगले प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो है डेंसिटी। मेटल की डेंसिटी हाई होती है ना। इसकी भी एक्सेप्शन है, बहुत सारे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इसका क्या है, इसका एक्सेप्शन आपको सोडियम और पोटासियम है। इसकी डेंसिटी लो होती है, इतना लो होती है कि आप इसको कट विथ अ नाइफ, चाकू से काट सकते हैं। नॉन मेटल की जनरली लो होती है डेंसिटी, एक्सेप्ट डायमंड की डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी हमने देखा स्टेट्स के बारे में, हार्डनेस के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी के बारे में, है ना। स्टेट में क्या था कि सॉलिड में जनरली होता है, एक्सेप्ट मरकरी और गैलियम को छोड़कर, जो आपको लिक्विड में पाई जाती है। नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल में सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी और गैस भी, है ना। हार्डनेस की बात करूं तो हार्ड होता है, मेटल आर जनरली हार्ड और नॉन मेटल सॉफ्ट होता है। एक्सेप्ट इसमें क्या है, मरकरी, गैलियम, सोडियम और पोटासियम। डायमंड हार्डेस्ट होता है ना। डायमंड क्या है, कार्बन का बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट जनरली मेटल का हाई होता है, क्योंकि इसके पास मेटेलिक बॉन्ड होता है मेटल के पास। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, तो इसकी
इसका बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसकी हाई होती है एक्सेप्ट मरकरी। अगर नॉन मेटल की बात करूं तो इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होती है एक्सेप्ट बोरॉन, कार्बन और सिलिकॉन। एक्सेप्शन आपको साथ में याद रखना है क्योंकि एक्सेप्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी मेटल्स का हाई होता है एक्सेप्ट सोडियम और पोटासियम। इसकी डेंसिटी कम होती है और इतनी कम होती है कि आप चाकू से भी काट सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है। एक्सेप्ट अगर इसकी मैं बात करूं तो लो होती है सिर्फ छोड़कर डायमंड को, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड की डेंसिटी हाई होती है। और भी प्रॉपर्टी देखते हैं, आप इसे नोट करें लाइन बाय लाइन अच्छे से। और प्रॉपर्टी की बात करता हूं, डेंसिटी के बाद है लस्टर। तो मेटल की अगर मैं बात करूं तो मेटल हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी। लस्टर मीन्स होता है शाइनी अपीयरेंस, मतलब मेटल जो है, मेटल के पास एक शाइनी अपीयरेंस होता है। तो जितने भी मेटल होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं एक्सेप्ट लीड। लीड जो है एक मेटल होने के बावजूद भी इसके पास लस्ट्रस प्रॉपर्टी नहीं होता, ये क्या होता है, डल होता है। ठीक है, वहीं पे नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल आर डल अपीयरेंस। ठीक है, एक्सेप्ट इसका भी एक्सेप्शन है, सारे नॉन मेटल डल नहीं होते, एक्सेप्ट ग्राफाइट, डायमंड, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल होने के बाद भी इसके पास एक शाइनी अपीयरेंस है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है कि किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसको हम लोग खींच के वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल के पास ये प्रॉपर्टी है, मेटल हैव डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, है ना। एक्सेप्ट इसका भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सोडियम पोटासियम, उसके बाद आपको मिल जाएगा मरकरी, जिंक। ये सब जो है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं शो करती है। जिंक जो है आपको ये ब्रिटल होता है, अगर आप इसको पीटेंगे तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये वायर में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, और नॉन मेटल की बात करूं अगर तो नॉन मेटल डज नॉट शो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। ठीक है, ये चीज है। अब मैं बात करूं अगली प्रॉपर्टीज की बात, मलेबिलिटी बोलते हैं, जहां पे डक्टिलिटी बोलते थे कि किसी भी मेटल को खींचकर वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मलेबिलिटी बोलते हैं किसको, कि किसी भी मेटल को खींचकर उसको एक शीत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी मेटल के पास होती है, मेटल शो मलेबिलिटी। इसका भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यही चारों है, सोडियम, पोटासियम, मरकरी और जिंक। ये सबको आप एक शीत में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल डज नॉट शो मलेबिलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये थी, लस्टर था, डक्टिलिटी थी, मलेबिलिटी थी, है ना, ये तीन प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इससे पहले हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब देखूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसको जानने से पहले सबसे पहले समझें रिएक्टिविटी सीरीज हमने याद करवाया था पिछले चैप्टर में, याद होगी आपको, नहीं है तो हमने लिख दे रहा है यहाँ पे। ये है रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हम लोग एक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जो भी होते हैं उसको वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव में आता है, और हाइड्रोजन के नीचे जो भी है वो लेस रिएक्टिव में आता है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे
रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी जो है उसकी हाई होती जाएगी। तो इसके बेसिस पे हाइड्रोजन से हम लोग कंपेयर करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में, कि एक पोटासियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या करता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सबके बारे में। तो पोटासियम और सोडियम जो है इसमें वो हाईली रिएक्टिव है, ऑक्सीजन में विग्रसली रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, पोटासियम का ऑक्साइड और सोडियम का ऑक्साइड। इसलिए हम लोग इसको सोडियम और पोटासियम को केरोसिन के अंदर में रखते हैं स्टोर करके, क्योंकि उसको एयर में अगर आप खुला छोड़ेंगे तो वो एयर के साथ तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाता है। अगर आगे मैं बात करूं कैल्शियम के साथ, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है MgO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है Al2O3, जिंक ऑक्साइड बनाता है ZnO, आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe2O3, लीड ऑक्साइड बनाता है PbO, ये सारी चीज। तो ये इस ऑक्साइड के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर व्हेन रिएक्ट विथ एयर, ठीक है। और क्या करता है, प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। तो ये है। तो सोडियम और पोटासियम को हम लोग केरोसिन के अंदर में रखते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव है एयर के साथ। और बाकी जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये एक जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। बाकी AgAuPt सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, नो रिएक्ट। अब मैं बात करूं ऑक्साइड की, जितने भी मेटल थे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, ऑक्साइड। तो मेटेलिक ऑक्साइड हम लोग इससे पहले चैप्टर में भी देखा था कि मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, क्रोमियम का ऑक्साइड और मैग्नीज का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, Mn2O7। ये दोनों ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है मेटल का ऑक्साइड होने के बावजूद। कुछ मेटल जो है एम्फेट्रिक बिहेवियर शो करता है। एम्फेट्रिक बिहेवियर इसलिए करता है कि वो दोनों कैरेक्टर शो करता है, एसिडिक और बेसिक दोनों। एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो इसलिए एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं एम्फेट्रिक। तो कुछ जो है एम्फोट्रिक भी होता है। इसमें कौन कौन है, Al2O3, ZnO, PbO, SnO, ये सब जो है एम्फेट्रिक बिहेवियर शो करता है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर ले और लिखें। जनरली मेटेलिक क्या करता है, मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर होता है। एक्सेप्शन है इसका CrO3, Mn2O7, ये सब मेटेलिक ऑक्साइड होने के बावजूद भी एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। कुछ जो है एम्फेट्रिक बिहेवियर भी शो करता है, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, लीड का ऑक्साइड और टीन का ऑक्साइड SnO, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखिए। आगे हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर के साथ। देखते हैं वाटर के साथ रिएक्शन। अगर मैं बात करूं पोटासियम और सोडियम का, तो पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है, और क्या बनाता है, पोटासियम का रिएक्ट करके क्या बनाता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। सोडियम क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2 गैस लिबरेट करता है। तो पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम तो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। और प्रोडक्ट क्या बनाता है, MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये है। तो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर। मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है। बाकी अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सारी चीज के बारे में, तो ये जो है ना तो कोल्ड के साथ रिएक्ट करता है, ना तो हॉट वाटर के साथ, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, वाटर इन स्टीम फॉर्म। तो स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम Al2O3, जिंक ऑक्साइड बनाता है Fe2,
Fe3O4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है सब। तो ये चीज है। तो अल्युमिनियम, जिंक, आयरन ये सब जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, और क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये थी ऑल अबाउट मेटल का रिएक्शन किसके साथ, वाटर के साथ हमने कराया, और क्या प्रोडक्ट बना हमने देख लिया। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि पोटासियम, सोडियम और कैल्शियम जो है ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो भी कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर, यहाँ ध्यान देना है। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ, और बाकी उसके नीचे जो एल्युमिनियम, जिंक, आयरन वगैरह ये सब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, हॉट या कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। तो इसे आप नोट करें। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं। ये रिएक्शन हम लोग एसिड बेस चैप्टर में भी देखा था। सोडियम का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करवा दूं तो प्रोडक्ट जो बनता है आपको सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और H2 गैस रिलीज हो रहा था। पोटासियम का करवा देते हैं सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा था, K2SO4 सॉल्ट मिल रहा था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। ये रिएक्शन है। यहाँ पे हमने देखा था कि मेटल का रिएक्शन HNO3 के साथ नहीं हो रहा था। मेटल का रिएक्शन HNO3 नाइट्रिक एसिड है, इसके साथ रिएक्शन तो हो रहा था, लेकिन H2 गैस रिलीज नहीं हो रहा था। यहाँ पे H2 गैस क्या क्या मिल रहा था, सॉल्ट और वाटर। इसका रीजन ये था, हमने बताया था कि HNO3 जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2 गैस रिलीज होता है, लेकिन इसको क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बना लेता है, H2O। ठीक है, ये कारण था। हाँ, लेकिन यहाँ पे दो मेटल ऐसा है जो HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस हमको प्रोवाइड करवा सकता है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा कि हम लोग HNO3 को वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन में लेना होगा। HNO3 को वेरी डाइल्यूट कंडीशन में लेना होगा, और ये दो एलिमेंट है मैग्नीशियम और मैंगनीज, तो आपको H2 दे देगा। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट और H2 गैस रिलीज हो जाएगा। मैग्नीज भी ये रिएक्शन दे देगा। जब आप HNO3 वेरी डाइल्यूट कंडीशन में लिए तो आपको प्रोडक्ट के तौर पे क्या मिलेगा, मैग्नीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, जो हम लोग चाह रहे थे। तो HNO3 के केस में हम लोग को H2 नहीं मिल रहा था, वाटर रिलीज हो रहा था, क्योंकि H2 क्या है, HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2 को ऑक्सीडाइज करके वाटर में बदल दे रहा था। लेकिन दो एलिमेंट ऐसा है जिससे हम लोग H2 निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, वेरी वेरी डाइल्यूट कंडीशन। तो ये थी रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। अब हम लोग देखेंगे अगला रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्यूशन। ठीक, आयरन का रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। ये रिएक्शन हम लोग एसिड बेस में भी पढ़े थे, एसिड बेस में नहीं पढ़ा था। ये रिएक्शन हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, कि मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता था, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता था। तो वही रिएक्शन सेम है, आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर यहाँ निकल जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, किसका देखते हैं, कॉपर का रिएक्शन AgNO3 के साथ देख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, कॉपर नाइट्रेट। यहाँ पे कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है Ag के कंपेरिजन में, तो कॉपर क्या करेगा, Ag को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस यहाँ पे Ag मिल जाएगा हमें। तो ये दो रिएक्शन है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, किसमें, रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर मेटल्स। ये रिएक्शन बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस पे है। अब हम लोग देखते हैं मेटल का रिएक्शन किसके साथ, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ बेस। जिंक का रिएक्शन अगर Na
AOH के साथ करवा देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या मिल रहा है, सोडियम जिंकेट प्लस H2, है ना। अगर मान लो एल्युमिनियम का रिएक्शन हम सोडियम के साथ करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां भी हमें एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है ना। ये रिएक्शन है। ये भी रिएक्शन हमने पढ़ा था किसमें, ये रिएक्शन पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट में। तो बेस का रिएक्शन मेटल के साथ, ये मेटल का रिएक्शन बेस के साथ कह दो, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, सोडियम जिंकेट। और एल्युमिनियम का रिएक्शन बेस के साथ है, क्या बन रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट, ये प्रोडक्ट रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे नॉन मेटल का रिएक्शन डिफरेंट चीज के साथ कैसे हो रहा है, ठीक है, इसे नोट करें। पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में जितने भी रिएक्शन देखे थे वो मेटल का रिएक्शन था। मेटल का रिएक्शन चाहे वो ऑक्सीजन के साथ हो, चाहे वो वाटर के साथ हो, चाहे वो एसिड के साथ हो, या किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ हो। अब हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल, है ना। ऑक्सीजन के साथ देखेंगे, पहले ऑक्सीजन के साथ देखते हैं। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और हम लोग ने यहां पढ़ा था कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिडिक नेचर का होता है। मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2। सल्फर एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 बनाता है ना। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जितने भी है वो एसिडिक नेचर का है, ये भी एसिडिक नेचर है, ये भी एसिडिक नेचर है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है, पूरी केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भरे हैं, तो आप एक्सेप्शन को याद करते रहें। जैसे H2O, CO, NO, N2O, ये सब ऑक्साइड किसका है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन एसिडिक नेचर का नहीं है, ये न्यूट्रल है, ना एसिडिक नेचर है ना बेसिक नेचर है, न्यूट्रल शो करता है। तो ये थी ऑक्सीजन का रिएक्शन, नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। देखते हैं नॉन मेटल का रिएक्शन, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन विथ वाटर। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि नॉन मेटल को हम लोग कुछ नॉन मेटल को स्टोर करने के लिए हम लोग वाटर में रखते हैं, क्योंकि वाटर के साथ नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता। फॉस्फोरस जैसे हाईली रिएक्टिव है ना, इसको एयर में छोड़ देते हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम लोग उसको वाटर में रखते हैं। नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ भी पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शन। नॉन मेटल का रिएक्शन बेस के साथ, अगर नॉन मेटल Cl2 और बेस NaOH ले लो और रिएक्ट करवाता हूं तो क्या बनेगा, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड प्लस NaCl और प्लस वाटर। तो नॉन मेटल का रिएक्शन में टोटल यही बात है। पहला क्या है कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, ये हमने देखा था एग्जांपल में। कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, ये सब क्या है, एसिडिक नेचर का। एक्सेप्शन H2O याद रखना है, CO, NO, N2O, ये सब जो है न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नॉन मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, नो रिएक्शन विथ वाटर। नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है। और यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था Cl2 का रिएक्शन बेस के साथ, क्या बनाया था, NaOCl, NaCl और H2O। तो ये थी ऑल अबाउट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे मेटलर्जी, कि कैसे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सब प्रोसेस अब हम लोग समझेंगे। पहले इसको आप अच्छे से नोट करें। तो इससे पहले हम लोग ने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है,
मेटलर्जी इज अ प्रोसेस इन विच वी एक्सट्रैक्ट अ मेटल फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग ओर्स। क्या बोला मैंने? मेटलर्जी इज अ प्रोसेस in which we extract a metal from their corresponding ore। अब पूछेंगे व्हाट इज ओर, है ना? तो ओर्स आर मिनरल विच contain high percentage of metals, and metal can be extracted economically है ना? मेटलर्जी किसे बोलते हैं? मेटलर्जी इज ए प्रोसेस इन विच वी एक्सट्रैक्ट अ मेटल फ्रॉम देयर करस्पॉन्डिंग ओर्स। हम लोग ओर्स से मेटल को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी प्रोसेस को मेटलर्जी कहा जाता है। अब ओर्स क्या है? ओर्स एक टाइप्स का मिनरल है जो जिसमें जो है बहुत ही ज्यादा परसेंटेज में मेटल होता है। अगर मेटल ज्यादा परसेंटेज में है तो ही उसे हम लोग क्या कहेंगे? ओर्स है। और मेटल को हम लोग इकोनॉमिकली जो है एक्सट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक, अब पूछेंगे व्हाट इज मिनरल? Minerals are compound which found in earth crust and must contain some percentage of metal मिनरल्स क्या है? मिनरल्स एक कंपाउंड है जिसके पास जो कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट में मिलता है। और उसके पास कम से कम इस लाइन को हाईलाइट कर रहे हैं, मस्ट कंटेन इन सम परसेंटेज ऑफ मेटल, और उसके पास मेटल होना ही चाहिए कुछ परसेंटेज में, तभी हम कहेंगे कि वो मिनरल्स है। अदरवाइज अर्थ क्रस्ट में कार्बन भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है ना, डीजल भी मिलता है, लेकिन इसको हम लोग मिनरल्स नहीं कहेंगे। ठीक है, समझे बात? मेटलर्जी किसे बोलते हैं? मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिससे हम लोग मेटल निकालते हैं ओर्स से, तो उसे हम लोग मेटलर्जी करते हैं। ओर्स किस चीज को बोलते हैं? उसको हमने समझा मिनरल्स। और मिनरल्स में कुछ परसेंटेज ऑफ मेटल होना ही चाहिए, तभी हम लोग मिनरल कहेंगे। अदरवाइज कार्बन भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है, ये भी अर्थ क्रस्ट से मिलता है, बहुत सारी चीज अर्थ क्रस्ट से मिलती है, लेकिन हम लोग उसे मिनरल्स नहीं कह सकते हैं। ठीक, अब जब हम लोग ओर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती है, तो उस इम्प्योरिटीज को हम लोग कहते हैं गैंग, है ना। और उसके साथ जो प्योर चीज है, प्योर मेटल है, उसको हम लोग कहते हैं नेटिव, है ना। जो इम्प्योरिटीज होती है उसको बोलते हैं गैंग्स, और बाकी जो प्योर चीज होती है, प्योर मेटल जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं नेटिव। तो बाकी इसको आपको लिखिए इसको लाइन से अच्छे से, फिर बात करते हैं आगे। अब देखते हैं क्या स्टेप्स होते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का ओर्स से, है ना। सारे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम ओर। पहला स्टेप होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स का हम लोग सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उससे जो इम्प्योरिटीज होती है, इससे हम लोग क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं, रिमूव
इम्प्योरिटीज डिपेंड करता है किस टाइप्स के ओर्स हैं, उसके हिसाब से कंसंट्रेशन के कई कई टाइप्स के होते हैं, है ना। तो कंसंट्रेशन के बाद हम लोग करते हैं दूसरा स्टेप, कन्वर्सन टू ऑक्साइड। हम लोग उसको ऑक्साइड में बदलते हैं। ऑक्साइड में बदलने का दो प्रोसेस होता है, एक कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। कैल्सिनेशन करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। अगर हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग करते हैं हीटिंग इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अगर एब्सेंस में करते हैं तो उसे कहा जाता है रोस्टिंग। और रोस्टिंग की जाती है सल्फाइड ओर के लिए, और कैल्सिनेशन की जाती है कार्बोनेट ओर्स के लिए, ठीक। और सल्फाइड ओर्स के लिए की जाती है रोस्टिंग। तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड टू मेटल ऑक्साइड से मेटल में रिड्यूस करना, तीसरा स्टेप होता है, ठीक। चौथा स्टेप क्या है, रिफाइनिंग। उसके बाद हम लोग रिफाइन करते हैं। इस तरह से किसी भी मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट की जाती है। ये चार प्रोसेस है। पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा है कन्वर्सन टू ऑक्साइड। ऑक्साइड में बदलने के दो तरीके हैं, या तो आप हीट कीजिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, या तो आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कीजिए। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है रोस्टिंग, और प्रेजेंस में क्या करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट ओर के लिए। और रोस्टिंग किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए। तो ये थी प्रोसेस। अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से कौन सा मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप पहले से अच्छे से नोट। लोग ने देखा स्टेप्स टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। पहला स्टेप था कंसंट्रेशन करते हैं, ठीक। दूसरा स्टेप होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ओर को उसके ऑक्साइड में बदलते हैं। उसके दो तरीके हम लोग ने पढ़ा था, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, है ना। कैल्सिनेशन किसके लिए था, कार्बोनेट ओर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो जिंक कार्बोनेट है, और कैल्सिनेशन कैसे करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीटिंग करते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको, जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है और आपको यहाँ मिल जाएगा CO2। इसी तरह अगर हम लोग मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, तो कार्बोनेट ओर के लिए क्या है, कैल्सिनेशन करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं, तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। इस तरह से ये प्रोसेस था, ये सेकंड प्रोसेस था। पहले ओर को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन से क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज होती है उसके अंदर वो निकल जाती है। उसके बाद क्या करते हैं कि उसको हम लोग ऑक्साइड में बदलते हैं। ऑक्साइड में बदलने का तरीका यह है कि या तो कैल्सिनेशन करे या रोस्टिंग करे। रोस्टिंग होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जैसे अगर मान लो रोस्टिंग किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए। जैसे जिंक सल्फाइड है, इसको अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो आपको मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड और SO2 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने ऑक्साइड में बदलने के ये दो तरीके पढ़े थे। तीसरा स्टेप होता है रिडक्शन, है ना, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड यहाँ मिला हमें, इस ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल में रिड्यूस करना होता है। उसके भी कई टाइप्स के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जिस एलिमेंट का हम रिड्यूस करना चाहते हैं, रिड्यूस करके निकालना चाहते हैं, उसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ आता है, कितना रिएक्टिव है वो, उस बेसिस पे करते हैं, ठीक। जैसे अगर मान लो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, हम लोग इससे पहले भी देखा था, हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर अगर जो होता है वो हाईली रिएक्टिव में आता है, नीचे जो आता है वो लो रिएक्टिव में आता है, ठीक है। तो हाईली रिएक्टिव में हम लोग इन सब चीजों को डाल देते हैं। जो सबसे ऊपर होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो हाईली रिएक्टिव की तरफ आता है, और बीच में जो होता है वो
कंपेरिजन में कह सकते हैं, इसे कहते हैं लो रिएक्टिव, इसे कहेंगे हाई, और इसे कहेंगे मिडिल वन। ठीक है, इन दोनों के कंपेरिजन में ये इससे ज्यादा है और इससे कम है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। ठीक, और अगर जो सबसे लो आता है रिएक्टिविटी सीरीज में या एक्टिविटी सीरीज में, उसके लिए हम लोग नॉर्मल हीटिंग करते हैं, नॉर्मल हीट करते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं पायरोमेटलर्जी। और अगर जो बीच में आता है रिएक्टिविटी सीरीज को, उसको रिडक्शन करने के लिए जो तीसरा प्रोसेस था हमारा कन्वर्सन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर का, मिडिल वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन से रिड्यूस करते हैं, कार्बन से, इसको कोक बोलते हैं, कोक से रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं स्मेल्टिंग। ठीक, तो ये 3 प्रोसेस है जिससे हम लोग रिड्यूस करते हैं ऑक्साइड को उसके मेटल में। तो ये तीसरा प्रोसेस है जो हमने देखा। उसके बाद लास्ट प्रोसेस आता है रिफाइनिंग। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इन सब चीज के बारे में, जो हाई रिएक्टिव में आता है या जो मिडिल वाले को देखेंगे, कुछ लो वाले एलिमेंट को देख लेते हैं। ठीक, आप लोग इसे पहले नोट करें अच्छे से। तो आप देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, जो सबसे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लो मैंने ले लिया है ना, HGS ले लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटिंग कर रहा, तो सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे, है ना। ऑक्साइड में बदला जा रहा है ना, HGS सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदला जा रहा है। तो इस प्रोसेस को, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में कर रहे हैं, सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, रोस्टिंग हो रहा है। और इस ऑक्साइड को फिर हम लोग, तीसरा स्टेप क्या था, रिडक्शन करना। तो ऑक्साइड को रिड्यूस किया हमने, और Hg कहाँ आता है, मरकरी कहाँ आता है, लो आता है, कहाँ आता है, बिलो आता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो बिलो वाले को हम लोग नॉर्मल हीट करके रिड्यूस करते हैं। तो HgO को हमने रिड्यूस कर दिया मरकरी में, Hg में, और यहाँ हमें Hg मिल गया। इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। ठीक, ये था। इसी तरह दूसरा एग्जांपल क्या है, कॉपर सल्फाइड है, सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर के लिए हम लोग क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे, ऑक्साइड में बदलेंगे, रोस्टिंग, और आपको मिल गया यहाँ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड भी बिलो आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसको भी हम लोग नॉर्मल हीट करेंगे कॉपर सल्फाइड के प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ मिल जाएगा कॉपर। इस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। और एग्जांपल देखते हैं, लीड सल्फाइड जो है, इसको भी करेंगे, क्या किए हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किए हैं, तो इस प्रोसेस को भी कहेंगे रोस्टिंग। और यहां मिला हमें का लीड का ऑक्साइड। और जब ऑक्साइड मिल जाता है तो उस ऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, तीसरा स्टेप में रिड्यूस करते हैं उसके मेटल में। तो ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस कर दिए कहाँ, Pb में। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग, पहला प्रोसेस क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। जो हम लोग ओर निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको हम लोग पहले कॉन्सेंट्रेट करके उसकी इम्प्योरिटी निकाल देते हैं। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, ओर को उसके ऑक्साइड में बदलते हैं। ऑक्साइड में बदलने के बाद उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन का प्रोसेस होता है तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप होता है रिडक्शन करने के बाद हमें मेटल मिल जाता है, जो चीज मैं एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लीड सल्फाइड था, हमें चाहिए लीड, मेटल चाहिए, कॉपर सल्फाइड था, कॉपर चाहिए, तो कॉपर यहाँ हमें मिल रहा है रिडक्शन प्रोसेस में। लेकिन फिर भी इसके पास कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है, तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग लास्ट प्रोसेस करते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, तो ये थी उसके बारे में जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता है ये। तो उसका प्रोसेस इस तरह से, इसको आप नोट करें पहले, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं। फिर अब देखते हैं वैसे एलिमेंट के बारे में, वैसे मेटल के बारे में जो रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आता है, मिडिल में आता है। तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड, जिंक कहाँ आता है, रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में आता था। और ये सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, रोस्टिंग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका रोस्टिंग किए। रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं हीट। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने हीट किया, हमें मिल गया ऑक्साइड। रोस्टिंग क्या करता है कि ओर्स को उसके ऑक्साइड में बदल देता है, तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद तीसरा प्रोसेस था रिडक्शन का। अब ये जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, जिंक कहाँ है, मिडिल में है, रिएक्टिविटी सीरीज के मिडिल में है। तो मिडिल वाले को हम लोग स्मेल्टिंग से करते थे रिडक्शन, है ना, कोक से रिड्यूस करते थे, और हमें यहाँ मिल गया ZnO, जिंक ऑक्साइड को हम लोग जिंक में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ हमें मिल गया जिंक। इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन, जो कि तीसरा स्टेप है। और लास्ट में हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। जिंक तो यहाँ मिल गया,
हो सकता है कि कुछ इम्प्योरिटीज अभी भी रह जाती है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, लास्ट प्रोसेस है। यहाँ पे वैसे हमें मेटल मिल जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है। कार्बोनेट के ओर के लिए हम लोग ने कौन सा तरीका पढ़ा था? कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन करते थे और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते थे, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमने इसको हीट किया और इसको ऑक्साइड में बदल दिया, तो यहाँ मिल गया हमें जिंक ऑक्साइड। उसके बाद जाएंगे तीसरा प्रोसेस में, ऑक्साइड मिलने के बाद हम लोग रिड्यूस करते हैं। अब फिर जिंक कहाँ है? मिडिल में आता है, तो मिडिल वाले के लिए हम लोग स्मेल्टिंग करते थे, कार्बन के थ्रू इसको रिड्यूस करते थे और यहाँ पे हमें जिंक मिल गया। इस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। यह है, तो हमने रोस्टिंग से पहले किया, फिर उसके बाद कैल्सिनेशन किया, लास्ट में क्या है? रिडक्शन करते थे। रिडक्शन से हमें जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो मिल जाता है। उसके बाद लास्ट प्रोसेस रिफाइनिंग होता है। तो ये था उसके बारे में जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। ठीक, अब मैं इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के जगह, मतलब सॉरी कोक के जगह एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हम एल्युमिनियम को भी ले सकते हैं, सोडियम को भी ले सकते हैं, इन सब को भी यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीज ऑक्साइड देख लेते हैं, इसका रिएक्शन करवा देते हैं एल्युमिनियम के साथ, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा मुझे यहाँ? मैग्नीज प्लस Al2O3। ठीक, कैल्शियम भी ले सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। फिर और भी देख लेते हैं, जैसे इसको एल्युमिनियम के थ्रू रिड्यूस कर दिया। मैंने क्या ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने सेकंड स्टेप क्या था? रिड्यूसिंग का। ये वाला जो स्टेप है रिड्यूसिंग का, इसमें हम लोग कोक के थ्रू रिड्यूस कर रहे थे, क्योंकि ये कहाँ आता है? मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। तो वहीं पे मैं कह रहा हूँ कि इस कोक के जगह, इंस्टीड ऑफ दिस कोक वी कैन टेक एल्युमिनियम, सोडियम और कैल्शियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हम लोग इसको भी ले सकते हैं। और अगर मैं एल्युमिनियम के थ्रू रिड्यूस किया तो क्या मिला हमें? यहाँ आयरन मिलेगा इस प्रोडक्ट में, और यहाँ मिल जाएगा Al2O3। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन होता है, इनसे रिड्यूसिंग करके हमें इस प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होता है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां जो हमें मेटल मिलता है, यहां जो ये मेटल मिला हमें, ये मोल्टेन स्टेट में मिलता है। इसलिए इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम लोग रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए भी यूज करते हैं, या टूटे हुए मशीन को जोड़ने के लिए भी यूज करते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा हीट निकलता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये थी उसके बारे में, जो मेटल मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आता है उसको हम लोग इस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मेटलर्जी ऑफ द मेटल विच कम्स इन द बिटवीन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अब बात करते हैं जो सबसे ऊपर आता है, वैसा मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है, उसको कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसे नोट करें आप पहले अच्छे से। अब बात करते हैं वैसा मेटल की रिफाइनिंग की, सॉरी वैसा मेटल की एक्सट्रैक्शन की जो सबसे ऊपर है, टॉप पे हो, मेटल टॉप इन रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। इसके लिए हम लोग करते हैं क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। सब चीज सेम प्रोसेस रहा था। पहला प्रोसेस क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ ओर को कंसंट्रेट करके इंप्योरिटीज हटा देते हैं, वो इसमें भी सेम रहेगा, टॉप वाले एलिमेंट के लिए भी सेम रहेगा। दूसरा प्रोसेस भी सेम रहेगा, या तो कैल्सिनेशन करेंगे या रोस्टिंग करेंगे। तीसरा प्रोसेस जो रिडक्शन होता है वो टॉप वाले एलिमेंट के लिए वो अलग होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं उसके लिए। इसमें क्या करते हैं, एक मान लो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं इन apparatus में लेकर, तो आपको क्या मिलेगा? एनोड पे आप लोग सब जानते हैं कि ऑक्सीडेशन होता है ना। apparatus में क्या होता है, एक टर्मिनल एनोड होगा, एक कैथोड होगा। तो एनोड वाले टर्मिनल्स पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वाले पे रिडक्शन होता है। ठीक, तो एनोड पे क्या होगा कि क्लोरीन जो है Cl- आयन किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्लोरीन में, Cl2
और कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन होकर आपको क्या मिलेगा, Na+। ये जो सोडियम क्लोराइड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करवाया, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया, तो वहां से कैथोड पे रिडक्शन होकर Na+ कहाँ चला जाता है, Na+ कहाँ चला जाएगा, सोडियम में। और इसी तरह हम लोग सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। ठीक, और इसी तरह जैसे यहाँ से हम लोग इस प्रोसेस से सोडियम निकाल लिए। अगर अल्युमिनियम के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रायोलाइट को, फॉर अल्युमिनियम क्रायोलाइट को हम लोग इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसको इलेक्ट्रोलाइज करवाते हैं और आपको कैथोड पे उसी तरह अल्युमिनियम मिल जाएगा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन होकर आपको अल्युमिनियम मिल जाएगा। तो ये थी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बारे में हम लोग ने देखा। अब बात करते हैं रिफाइनिंग की, जो लास्ट प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस कंसंट्रेशन, दूसरा ऑक्साइड में बदलना है, तीसरा ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल में कन्वर्ट करना, चौथा प्रोसेस जो है लास्ट प्रोसेस रिफाइनिंग करते हैं। तो रिफाइनिंग के भी कई टाइप्स के रिफाइनिंग होते हैं, कई प्रोसेस हैं, लेकिन हम लोग जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग पढ़ेंगे। इसको पहले आप लोग नोट कीजिए अच्छे से। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जो लास्ट प्रोसेस था, है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है ये मोस्ट वाइडली यूज प्रोसेस है रिफाइनिंग का। रिफाइनिंग के कई टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मोस्ट वाइडली यूज वाले, जो कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं किसके लिए, कॉपर के लिए करते हैं, याद रखना, जिंक के लिए करते हैं, एसएन के लिए करते हैं, टीन के लिए, निकल के लिए करते हैं, गोल्ड के लिए करते हैं, सिल्वर के लिए करते हैं। ये याद रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज फॉर कॉपर, जिंक, टीन, निकल, गोल्ड और सिल्वर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक यहां पे लेते हैं एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, जो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो उसको क्या बोलते हैं, जो निगेटिव से कनेक्टेड हो उसे बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव से कनेक्टेड हो उसे बोलते हैं एनोड। और एनोड जो लेते हैं वो प्योर कॉपर का लेते हैं, और कैथोड जो लेते हैं वो इम्प्योर कॉपर का लेते हैं, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इस सॉल्यूशन के थ्रू, ठीक, तो एनोड जो है प्योर कॉपर का बना होता है। यहां से क्या होता है, कॉपर निकल के आता है सॉल्यूशन के अंदर में, और सेम अमाउंट ऑफ कॉपर सॉल्यूशन से कैथोड पे जाकर इकट्ठा होता है। धीरे धीरे ये कैथोड वाली जो स्ट्रिप है ये मोटी चली जाती हो जाती है, और यहाँ पे कॉपर जो है इकट्ठा होता चला जाता है, और यहाँ से हम लोग कॉपर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और बाकी जो इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज हैं, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होते हैं, वो कहाँ चला जाता है, सॉल्यूशन में मिल जाता है। इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज डिसॉल्व्स इन सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज होती है, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज कहाँ चली जाती है, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो जाती है सॉल्यूशन के अंदर में, और इनसॉल्यूबल वाली जो है, इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज इकट्ठा हो जाती है एनोड के पास, एनोड के जस्ट नीचे यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है। इसको हम लोग एनोडिक मड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोडिक मड। तो ये है प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करने का, अच्छे से समझ ले। तो यहाँ पे हुआ आपका चैप्टर समाप्त। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।